इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साल 1815 में मेडिटेरेनियन समुद्र की यात्रा के दौरान कैप्टन डेंजर का जहाज एक भयानक तूफान में फंस जाता है और उन्हें एक दूसरे जहाज का मलबा दिखाई देता है। उस समय कप्तान का सहायक दांते समुद्र में एक औरत को टूटे हुए टुकड़ों को पकड़े हुए देखता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वह किसी तरह उस बेचारी औरत को बचा लेता है, लेकिन डैंगलर्स बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उस जवान ने उसके आदेश नहीं माने थे। डैंगलर्स दांटे को जहाज के नीचे वाले हिस्से में बंद कर देता है और उस औरत के पास से एक चिट्ठी छीन लेता है जो वह निर्वासित नेपोलियन के लिए ले जा रही थी। इसके बाद वह उस औरत को डंटे के कमरे में बंद कर देता है। अगली सुबह वह औरत चिट्ठी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन डैंगलर्स बदले में बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। वह खाली हाथ चली जाती है और कसम खाती है कि उसके दोस्त बदला जरूर लेंगे। जब जहाज मार्सेइस पहुंचता है तो वह औरत बंदरगाह पर दांटे को ढूंढती है और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है और अपना नाम एनएल बताती है। बाद में कप्तान और उसका सहायक जहाज के मालिक मोरेल से मिलते हैं। डेंजर डंटे की शिकायत करता है और कहता है कि उसने उसके आदेश के खिलाफ जाकर बचाव किया जबकि उसने मना किया था, लेकिन मोरेल डंटे का साथ देता है और कहता है कि समुद्र में किसी की मदद न करना बहुत गलत बात होगी। वह डैंगलर्स को नौकरी से निकाल देता है और दांटे को कप्तान बना देता है। इसके बाद मोरेल उसे अपने पोते मैक्सिमिलियन से मिलवाता है। अपनी नई जिम्मेदारी से खुश होकर एडमंड जल्दी से अपनी मंगेतर मर्सिडीज के पास जाता है। वह उसे अपनी नई नौकरी के बारे में बताता है जिससे अब वे शादी कर सकते हैं। मर्सिडीज बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला होता है। मर्सिडीज दंते को अपने घर ले जाती है जहां उसके पिता काम करते हैं। अच्छी खबर सुनकर बूढ़ा आदमी खुशी से रोने लगता है। बाद में डिमोरर परिवार और दांते एक साथ खाना खाते हैं और खुशी मनाते हैं। इस दौरान एडमंड का पालक भाई फर्नांड दे मोरेर, जो मर्सिडीज का चचेरा भाई भी है, सबसे छोटे कप्तान के नाम पर जश्न मनाता है। मर्सिडीज ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता नहीं है। बाद में वह दांटे और फर्नांड को समुद्र के किनारे ले जाती है और बताती है कि वे दोनों शादी करने वाले हैं। यह बात सुनकर फर्नांड को बहुत दुख होता है क्योंकि वह लंबे समय से मर्सिडीज से प्यार करता है। वह यह भी कहता है कि शायद उसके माता पिता इस शादी को मंजूरी नहीं देंगे, लेकिन मर्सिडीज को पूरा भरोसा होता है कि उसका परिवार उसकी खुशी चाहता है और इस शादी का विरोध नहीं करेगा। शादी का दिन आ जाता है और चर्च में एडमंड अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है। मर्सिडीज अपने पिता के साथ आती है और वे उसे वेदी तक लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही रस्म शुरू होती है तभी अचानक जेई डार्स वहां आ जाते हैं और दांते को पकड़कर ले जाते हैं। वहां मौजूद लोग विरोध करते हैं और फर्नांड भी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दांते को जबरदस्ती ले जाया जाता है। उसे जेरार्ड डीफोर के सामने पेश किया जाता है जो मार्सेल्स का सरकारी अधिकारी होता है और उस पर नेपोलियन का साथ देने का आरोप लगाता है। सबूत के तौर पर एक चिट्ठी दिखाई जाती है जो जहाज में एक किताब के अंदर छुपी हुई मिली थी। एडमंड को उस औरत की याद आती है जिसे उसने बचाया था और वह शक करता है कि उसी ने चिट्ठी छुपाई होगी। वह करूस नाम के नाविक से पूछताछ करने की मांग करता है और आनेल का नाम भी लेता है। यह नाम सुनते ही विलफोर का व्यवहार अचानक बदल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि एडमंड ने यह बात किसी और को नहीं बताई है। वह उसे यह कहकर जेल में बंद करने का आदेश देता है कि उसकी बेगुनाही साबित की जाएगी। कुछ समय बाद फर्नांड विलफोर से मिलने आता है जहां कारूस और डेयर्स भी मौजूद होते हैं। फर्नांड अपने दोस्त के लिए गवाही देने के लिए तैयार होता है, लेकिन अधिकारी उसे नेपोलियन की चिट्ठी दिखाता है और उसे याद दिलाता है कि यह मौका उसके रास्ते का कांटा हटाने का है। वह यह भी कहता है कि अगर सच सामने आया तो डिमोरर परिवार की बदनामी हो सकती है और यही बात फर्नांड नहीं चाहता था। मजबूरी में वह झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। डैंगलर्स और करूसो भी चुपचाप मान जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि विरोध करने पर उन्हें सजा मिल सकती है। इस बीच दांते को बुरी तरह पीटा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। फर्नांड वापस घर जाकर मर्सिडीज को बताता है कि वह दांते को नहीं बचा सका। उसी रात विलफोर की लवर विक्टोरिया के पास उसकी बहन आती है जो अंगे होती है। वह उसे चिट्ठी के बारे में सच बताने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर उसने एडमंड को नहीं छोड़ा तो वह उनके रिश्ते का राज सबके सामने ला देगी, जिससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, लेकिन विलफोर उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एडमंड को शटोद नाम की जेल में डाल दिया जाता है जो एक टापू पर बनी होती है। वह पत्थर की कोठरी में अकेला रहता है और समय का
पता खो देता है और मर्सिडीज को याद करता रहता है। एक दिन उसे दीवार से आवाज सुनाई देती है जैसे कोई खोद रहा हो। वह भी अपनी तरफ से खोदना शुरू करता है और जल्द ही उसे दूसरी तरफ से एक कैदी की आवाज सुनाई देती है जो बताता है कि उसे जेल में आए 4 साल हो चुके हैं और अब उसकी उम्र 26 साल है। उनकी बात बीच में ही पहरेदार आकर रोक देते हैं, लेकिन बाद में एडमंड छेद को बड़ा कर लेता है और दूसरे कैदी अबेरिया के पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और गले लगते हैं क्योंकि उन्हें लंबे समय बाद किसी इंसान का चेहरा देखने को मिला था। फरिया उसे साथ मिलकर भागने की योजना बनाने को कहता है। एडमंड मान जाता है और कई सालों बाद उसे जीने का एक मकसद मिल जाता है। वह अपनी ताकत वापस पाने के लिए कसरत करना शुरू कर देता है और खाली समय में फरिया को अपनी कहानी बताता है। फरिया यह समझ जाता है कि एडमंड ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वह उसे भाषाएं, तर्क और दूसरी जरूरी चीजें सिखाना शुरू करता है। वह उसे बताता है कि बाहर की दुनिया में ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और उसे हर चीज समझनी होगी। समय के साथ दोनों के बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता बन जाता है। फरिया अपनी सारी जानकारी एडमंड को दे देता है और उसे यह समझने में मदद करता है कि आखिर उसके साथ धोखा कैसे हुआ और उसे जेल क्यों भेजा गया। जब एडमंड कहता है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा मर्सिडीज से मिलना है, तब फारिया उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है। वह क्रूसेड्स के समय के नाइट्स टेम्पलर के बारे में बताता है जिन्होंने बहुत बड़ा खजाना जमा किया था। फ्रांस के राजा को जब इस खजाने के बारे में पता चला तो उसने उन्हें पकड़ने और उनका खजाना छीनने का आदेश दिया, लेकिन वह खजाना कभी नहीं मिला क्योंकि नाइट्स ने उसे कहीं छुपा दिया था। कई लोग मारे गए, लेकिन आखिरी में कार्डिनल स्पाडा बच गया और वह मोंटे क्रिस्टो नाम के टापू पर गया जहां उसने आखिरी नाइट फारिया को पाला। अब फारिया एडमंड को आधा खजाना देने का वादा करता है अगर वह उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। दोनों मिलकर सुरंग खोदते रहते हैं और कई साल बीत जाते हैं। एक दिन फारिया को लगता है कि मिट्टी गीली और नमकीन हो गई है, जिसका मतलब है कि वे आजादी के बहुत करीब हैं। अचानक एक हादसा होता है और फारिया मलबे के नीचे दब जाता है। एडमंड उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया की मौत हो जाती है और मरने से पहले वह उसे खजाने के बारे में याद दिलाता है। कुछ समय बाद पहरेदार फारिया की लाश को एक बोरे में डालते हैं। एडमंड इस मौके का फायदा उठाता है और खुद को उस बोरे में डाल देता है। पहरेदार उसे समुद्र में फेंक देते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चलता। एडमंड तैरकर किनारे पहुंच जाता है और आजाद हो जाता है। वह अपने घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने दुख में अपनी जान दे दी थी। उसे यह भी पता चलता है कि मर्सिडीज ने फर्नांड से शादी कर ली है और उनका एक बेटा एल्बर्ट भी है। ये सब जानकर एडमंड पूरी तरह टूट जाता है और बदला लेने का फैसला करता है। अब कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। एडमंड एक नाव लेकर मोंटे क्रिस्टो टापू पर जाता है और फारिया के बताए रास्ते पर चलता है। वहां उसे एक गुप्त जगह मिलती है जहां बहुत बड़ा खजाना छुपा होता है। वह उस खजाने को पा लेता है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। 1 साल बाद वह मार्सेille वापस आता है, लेकिन इस बार वह द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के नाम से आता है। वह एक पादरी के रूप में करूस से मिलता है और उसे बताता है कि एडमंड मर गया और मरने से पहले उसने एक कीमती हीरा अपने दोस्तों को देने के लिए कहा था। कारूस को सच पता होता है और वह बताता है कि डैंगलर्स और फर्नांड ने मिलकर एडमंड को धोखा दिया था। फर्नांड ने यह सब मर्सिडीज के प्यार में किया था और डैंगलर्स ने बदला लेने के लिए। कारूस खुद भी इसमें शामिल था क्योंकि उसने झूठ बोला था। वह यह भी बताता है कि मोरेल ही एक ऐसा इंसान था जो एडमंड के साथ खड़ा रहा, लेकिन बाद में उसकी हालत बहुत खराब हो गई। एडमंड सब कुछ जानकर कारूस से वादा करता है कि वह उसकी मदद करेगा और फिर वह भगवान के सामने कसम खाता है कि वह सबको सजा देगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया। उस रात एडमंड एनेल से मिलने जाता है जो अब मौत के करीब होती है। वह उसे पहचान लेती है और मानती है कि उसने पहले बदला लेने की कोशिश की थी और पेरिस तक गई थी। वह बताती है कि जब वह विलफोर को मारने जा रही थी तब उसने उसे अपने एक छोटे बच्चे के साथ देखा जो उसका नाजायज बेटा था और विक्टोरिया से हुआ था। उसने उस बच्चे को बचाया और उसका नाम ऑन्ड्रे रखा और उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया, लेकिन बाद में उसे फिर से पकड़ लिया गया और वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। ये सब सुनने के बाद एडमंड एंड्रे को ढूंढता है और उसे तैयार करता है ताकि वह भी बदला ले सके। 5 साल बीत जाते हैं और अब कहानी पेरिस पहुंचती है। जनरल फर्नांड मोरेर सेना से रिटायर
होकर एक बड़े पद पर बैठता है और उसे बहुत सम्मान मिलता है। उसकी पत्नी मर्सिडीज और बेटा एल्बर्ट उसके साथ होते हैं। फर्नांड एल्बर्ट को डांटता है क्योंकि वह यूजीन डोनार में दिलचस्पी नहीं दिखाता, जो एक अमीर लड़की है और उसके लिए सही रिश्ता मानी जाती है। अचानक एक चोर उनकी गाड़ी में घुसकर फर्नांड का मेडल चुरा लेता है। एल्बर्ट उसका पीछा करता है लेकिन उस पर हमला हो जाता है। तभी द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो आता है और उसे बचा लेता है। वह बहुत अच्छे से लड़ता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। एल्बर्ट उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित होता है। अगले दिन एल्बर्ट और फर्नांड काउंट से मिलने जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। काउंट उन्हें अपने हथियार दिखाता है और अपनी निशानेबाजी भी दिखाता है। फिर फर्नांड उसे एक शिकार पर चलने का निमंत्रण देता है जो डैंगलर के घर पर होने वाला होता है। जब वे जा रहे होते हैं तब एल्बर्ट एक लड़की की आवाज सुनता है। वह एक सुंदर लड़की को देखता है जिसका नाम हेटी होता है। काउंट उसे अपनी बेटी जैसा बताता है और कहता है कि उसे परेशान न किया जाए। वह बताता है कि हेटी के पिता की मौत के बाद उसे गुलाम बना दिया गया था और उसने उसे बचाया है। अब वह उसे किसी भी दुख से बचाना चाहता है। काउंट एल्बर्ट और हेटी की मुलाकात का इंतजाम करता है। एल्बर्ट उसकी सुंदरता और स्वभाव से बहुत प्रभावित होता है। काउंट आंड्रे को भी तैयार करता है ताकि वह बड़े लोगों के बीच रह सके। बाद में शिकार के दौरान आंड्रे यूजीन से मिलता है और उससे बात करना शुरू करता है। शिकार के बाद सब लोग खाना खाते हैं और फर्नांड काउंट को अपनी पत्नी मर्सिडीज से मिलवाता है। काउंट शांत रहता है लेकिन मर्सिडीज उसे देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि वह उसे पहचानती है लेकिन वह कुछ नहीं कहती और इसे अपनी घबराहट समझकर नजरअंदाज कर देती है। एल्बर्ट अपनी माँ की हालत देखता है लेकिन वह उसे समझा देती है। घर लौटकर दांते को पुरानी बातें याद आती हैं और वह भावुक हो जाता है। हेटी उसे दिलासा देती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि सबको उनके कर्मों की सजा मिले। बाद में काउंट और कबलान को डैंगलर्स के घर पर एक बड़ी दावत में बुलाया जाता है। वहाँ खेल के दौरान मोंटे क्रिस्टो बताता है कि उस लड़के का पिता बहुत अमीर है लेकिन वह उसकी सच्चाई की गारंटी नहीं दे सकता। वह यह भी कहता है कि वह अपने बेटे की शादी पेरिस की सबसे अमीर लड़की से करना चाहता है। ये सुनकर डैंगलर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह इसे नजरअंदाज कर देता है। उसी समय फर्नांड बताता है कि एक अखबार अब एक विदेशी आदमी लॉर्ड हैलिफैक्स ने खरीद लिया है। काउंट उन्हें चेतावनी देता है कि यह आदमी झूठी खबरें छापता है और बाजार को अपने हिसाब से बदलता है, लेकिन उसकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जब वे वहां से निकलते हैं तो हेटी की मुलाकात एल्बर्ट से होती है और काउंट उसे अपने घर शुक्रवार की दावत में बुला लेता है। बाद में मर्सिडीज काउंट को रोकती है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि उसे वह अपने पुराने दोस्त की याद दिलाता है लेकिन वह अभी भी घबराई हुई होती है। उसी समय हेटी को एल्बर्ट का एक संदेश मिलता है जिसमें वह मिलने की बात करता है। अगले दिन एल्बर्ट उससे मिलने आता है और दोनों बगीचे में घूमते हैं। एल्बर्ट कहता है कि वह और उसकी माँ दावत में नहीं आएंगे। काउंट को यह समझ आ जाता है कि हेटी को एल्बर्ट पसंद है लेकिन उसे उसके पिता की सच्चाई भी याद रहती है। दावत का दिन आता है और डैंगलर्स, विलफोर और फर्नांड अपने परिवार के साथ वहां पहुंचते हैं। जैसे ही विक्टोरिया उस घर में आती है वह तुरंत पहचान लेती है कि यही वह जगह है जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था। विलफोर भी बेचैन हो जाता है लेकिन वह अपने डर को छुपा लेता है। खाने के बाद मोंटे क्रिस्टो एक डरावनी कहानी सुनाता है जिसमें एक आदमी अपने ही बच्चे को जमीन में जिंदा दबा देता है। यह सुनकर विलफोर परेशान हो जाता है और विक्टोरिया भी डर जाती है जबकि डैंगलर्स इसे मजाक समझकर हंसता है। काउंट बताता है कि जब वह पहली बार इस घर में आया था तो उसने ऊपर से आवाजें सुनी थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा मदद मांग रहा हो। अगली सुबह उसने अपने आदमियों से जमीन खुदवाई और एक संदूक निकाला। अब वह सबको वह संदूक दिखाने के लिए कहता है। जब वह उसे खोलता है तो वह खाली निकलता है और डैंगलर्स इसे एक चाल समझकर हंसने लगता है। अगले दिन विक्टोरिया विलफोर से जवाब मांगती है लेकिन वह कुछ नहीं बता पाता। उसे लगता है कि उनका राज्य अब खतरे में है, इसलिए वह काउंट के बारे में पता लगाने का फैसला करता है। लेकिन यह सब मोंटे की योजना का हिस्सा होता है। वह खुद को लॉर्ड हैलिफैक्स बनाकर विलफोर से मिलता है और उसे झूठी कहानी सुनाकर शांत कर देता है। इस बीच काउंट शहर छोड़ देता है और अपने लोगों को एल्बर्ट और यूजीन के करीब रहने को कहता है। दोनों जोड़े एक दूसरे के करीब आते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। मार्सेइज में काउंट कारूस को उसके वादे की याद दिलाता है और पेरिस में एल्बर्ट और हेटी का रिश्ता मजबूत होता जाता है, जबकि यूजीन और आंड्रे भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद काउंट वापस पेरिस आता है और हेटी के साथ यूजीन के जन्मदिन पर जाता है। जब सब लोग
लोग अलग हो जाते हैं तब मर्सिडीज काउंट को टहलने के लिए बुलाती है। वह उसे पेय देने की कोशिश करती है लेकिन वह मना कर देता है। मर्सिडीज एक रिवाज के बारे में बताती है जहाँ साथ में खाना दोस्ती का निशान होता है। काउंट कहता है कि पेरिस में अब वफादारी नहीं बची है। मर्सिडीज उससे उसके पुराने समय के बारे में पूछती है और वह बताता है कि वह एक औरत से बहुत प्यार करता था लेकिन वह उसका इंतजार नहीं कर पाई और उसे छोड़ दिया। मर्सिडीज उससे पूछती है कि अगर वह माफी मांगे तो क्या वह उसे माफ करेगा, लेकिन काउंट इस सवाल से बच जाता है। उसी दिन हैलिफैक्स के अखबार में खबर छपती है कि डैंगलर्स के सारे जहाज लूट लिए गए हैं जिससे उसका बहुत नुकसान होता है। लेकिन फर्नांड को पता चलता है कि यह खबर झूठी है और वह डैंगलर्स को बताने के लिए जल्दी करता है। डैंगलर सोचता है कि वह इस मौके से फायदा उठा सकता है। वह काउंट से पैसे उधार लेकर अपने सारे पैसे दांव पर लगा देता है। उसे भरोसा होता है कि सच सामने आते ही उसे बहुत फायदा होगा। विल्फर की मदद से वह हैलिफैक्स पर केस कर देता है। अदालत में हैलिफैक्स नहीं आता लेकिन एंड्रिया उसकी तरफ से आता है और कहता है कि खबर सच है। वह बताता है कि जहाज सच में गायब हो गए थे। फिर वह अपनी कहानी बताता है कि वह सड़कों पर पला था और बाद में उसे अपनाया गया। फिर उसे पता चला कि उसका असली पिता एक बड़ा आदमी है और उसकी माँ उसकी प्रेमिका थी जो उसे मरा हुआ समझती थी। यह सुनकर विल्फर गुस्से में आ जाता है और उसे झूठा कहता है, लेकिन वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वह सच छुपाना चाहता है। अदालत खाली होने के बाद एंड्रिया यूजीन को सच बताता है कि उसने बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया क्योंकि वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उनकी माँ एक ही है, विक्टोरिया, जो अब डैंगलर्स की पत्नी है। अदालत से निकलने के बाद काउंट डैंगलर्स को बताता है कि उसके जहाज सच में चले गए हैं और अब उसकी सारी संपत्ति काउंट की हो गई है। वह उसे सलाह देता है कि वह देश छोड़ दे ताकि उसका परिवार बच सके, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा होता है। एंड्रिया अपने पिता विल्फोर के पास जाता है और उसे मार देता है। उसे तुरंत एक सिपाही मार देता है। हेटी उसके लिए रोती है और काउंट वहां आता है और वे उसे दफना देते हैं। इस घटना के बाद हेटी काउंट से नाराज हो जाती है और उसे दोष देती है। काउंट अपने काम को सही बताने की कोशिश करता है लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती। हेटी एल्बर्ट को एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो उसे हमेशा के लिए भूल जाए। यह पढ़कर एल्बर्ट टूट जाता है और काउंट के घर जाता है। वह हेटी से कहता है कि वे दोनों साथ भाग जाएं, लेकिन वह मना कर देती है और उसे अकेले जाने के लिए कहती है। एल्बर्ट उसके बिना जी नहीं सकता, इसलिए वह मरने का सोचता है। उसकी बातें सुनकर हेटी मान जाती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। तभी काउंट वहां आ जाता है और उन्हें रोक देता है। वह हेटी को उसके परिवार के बारे में सच बताता है कि वह अलिप पाशा नीना की बेटी है और फर्नांड ने उसके पिता को धोखा देकर मार दिया था और उसे गुलामी में बेच दिया था। यह सुनकर एल्बर्ट गुस्से में आ जाता है और काउंट को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। उसे लगता है कि उसका नाम खराब कर दिया गया है। हेटी काउंट से एल्बर्ट की जान बख्शने की विनती करती है, लेकिन काउंट उसे एडमंड डांटे की कहानी याद दिलाता है और कहता है कि बाप के पाप की सजा बच्चों को भी मिलती है। हेटी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और काउंट लड़ाई की तैयारी करता है। तभी मर्सिडीज वहाँ आती है और उसे एडमंड कहकर बुलाती है। वह अपने बेटे की जान की भीख मांगती है और कहती है कि उसने उसे पहली नजर में पहचान लिया था। वह खुद को दोष देती है कि उसने उसकी मौत की बात मान ली और उसे छोड़ दिया। काउंट उसे सच्चाई बताता है कि फर्नांड ने उसके साथ क्या किया था और उसे एक चिट्ठी दिखाता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। मर्सिडीज उसे पढ़ती है और कहती है कि वह सिर्फ असली दोषियों से बदला ले और उसके बेटे को छोड़ दे। काउंट वादा करता है कि एल्बर्ट जिंदा रहेगा। मर्सिडीज उसे धन्यवाद देती है और उसे गले लगाती है, लेकिन काउंट कहता है कि वह विदा ले ले क्योंकि एल्बर्ट उसे नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह दोनों तय जगह पर मिलते हैं। काउंट पहले गोली चलाता है लेकिन जानबूझकर चूक जाता है। एल्बर्ट भी निशाना लगाता है लेकिन वह भी गोली नहीं चलाता और अपना हथियार नीचे कर देता है। बाद में काउंट घर लौटता है जहां हेटी उसे अकेला देखती है। वह उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने उसका प्यार छीन लिया है और वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। तभी एल्बर्ट जिंदा बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। काउंट उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद देता है। दूसरी तरफ फर्नांड देखता है कि मर्सिडीज उसे छोड़कर जा रही है। वह गुस्से में काउंट के घर जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच तलवार से लड़ाई होती है जिसमें काउंट बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह फर्नांड को हरा देता है। वह उसे मारता नहीं बल्कि उसे उसके गुनाहों के साथ जीने के लिए छोड़ देता है। बाद में मर्सिडीज अपने पुराने घर जाती है और उस चर्च में जाती है जहां उनकी शादी होने वाली थी। वहां उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एडमंड लिखता है कि किस्मत ने उन्हें अलग किया लेकिन उनके बच्चे खुश रहेंगे। वह समुद्र की ओर चला जाता है और कहता है कि वह तब तक इंतजार करेगी जब तक किस्मत उन्हें फिर से नहीं मिलाती। यही कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जो आप इसी तरह की और वीडियोस देख पाए।